बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीनल सिस्टम में सबसे पहले हमारी यूरोलॉजी आती है। इसमें आपकी किडनी की जो डेवलपमेंट होती है, प्रोनेफ्रोस आपकी फोर्थ वीक में डेवलप होती है, ठीक है। फिर आपकी डीजनरेट हो जाती है। मेसोनेफ्रोस आपकी फोर्थ वीक में डेवलप होती है। फिर इसका फंक्शन आपकी इंटर्म किडनी का होता है टिल फर्स्ट सेमेस्टर तक, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। आपका मेटानेफ्रोस आपकी फिफ्थ वीक में डेवलप होती है, ठीक है। और इसमें नॉर्मली आपकी नेफ्रोजेनेसिस होती है और ये आपकी 36 वीक ऑफ गेस्टेशन तक कंप्लीट होती है। ये डायरेक्ट बर्ड आपका 10th वीक में डेवलप होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट होती है और ये फुली कैनालाइज हो जाता है। यूरोट्रो पेल्विक जंक्शन आपकी आखिर पे कैनालाइज होती है, ठीक है। ये आपकी कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यूनिलेटरल और बायलेटरल और ऑब्स्ट्रक्शन कार करवा सकता है, ठीक है, जिसे हम पेरिनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे आपका पोर्टर सीक्वेंस, ठीक है। पोर्टर सीक्वेंस आपका सेटेड होता है पल्मोनरी हाइपोप्लासिया ओलिगोहाइड्रोमेनोस जो होता है, जिसको हम लो एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ट्विस्टेड फेस होता है, रिंकल स्किन होती है, ट्विस्टेड स्किन होती है, एक्सट्रीमिटी के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। रीनल फेलियर होता है, आपका ओलिगोहाइड्रोमेनोस होता है, ठीक है। आपका कंप्रेशन ऑफ यूटिस ड्यूरिंग, ठीक है। लो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, लिम्ब डिफॉर्मिटीज होती हैं, फेशियल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, लो सेट ईयर्स, फ्लैटेड नोज, पल्मोनरी हाइपोप्लासिया होता है, ठीक है। और आपको इसकी जो कॉमन काज ऑफ डेथ है पोर्टर सीक्वेंस वो भी आपकी पल्मोनरी हाइपोप्लासिया, ठीक है। और इसकी जो काजेज पोर्टर सीक्वेंस की वो ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, ठीक है। और इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है और बायलेटरल रीनल एजेनेसिस है, ठीक है। और इसमें यूरोपैथी में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की डिजीज आती है, ठीक है। और इसमें बायलेटरल जो होता है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी भी आता है, ठीक है, रीनल एजेनेसिस में। आगे मल्टी ये आपकी चौथी है मल्टीसिस्टिक रीनल डिस्प्लास्टिक किडनी, ठीक है। एजेनेसिस का मतलब होता है बिल्कुल डेवलप ही नहीं होता, उसमें डेवलप होता है लेकिन मल्टीसिस्ट होता है किडनी में। आगे आगे कॉलेज कॉन्जेनिटल सॉलिडेटरी फंक्शनल किडनी, ठीक है। इसमें आपका आ गया ये आपका होता है ओनली वन जो होता है, इसमें आपका फंक्शनल किडनी होता है, ठीक है। और ये आपकी जो होती है कंपनसेटरी होता है विद दूसरे किडनी की आपकी हाइपरट्रोफी हो जाती है कि उस पर वर्कलोड ज़्यादा होता है। ये आपका डायग्नोसिस होता है via अल्ट्रासाउंड। आगे आपका आगे यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, इसमें आपका यूटेरिक बर्ड फेल हो जाता है, डेवलप नहीं होता, ठीक है। आपका मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम में आपका जो होता है इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता और ये आपकी कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है किडनी और यूटर की। यूटेरिक बर्ड अगर फॉर्म किस किस चीज़ को कहता है, यूटेरो पेल्विक और कैल्सियस और कोलेक्टिंग डक्ट्स को आपको ये यूटेरिक बर्ड आपको बनाता है। मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, ठीक है। इसमें आपको यूटेरिक बर्ड डेवलप्स होता है लेकिन इसमें यूटेरिक बर्ड आपका डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ठीक है, मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम में, ठीक है। और ये आपका नॉन फंक्शनल किडनी जो होता है उसमें आपके सिस्ट हो जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये यूजली यूनिलेटरल होता है और बायलेटरल अगर हो तो वो आपको फिर पोर्टर सीक्वेंस करवा देता है, ठीक है। आगे आपका आगे वेसिको यूरेटर रिफ्लेक्स, इसमें आपका रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ यूरिन होता है फ्रॉम ब्लैडर टुवर्ड द अपर यूरिनरी ट्रैक। इसमें आपको कंजेंटल डिफेक्ट होता है जहाँ पे यूरिनरी जो ब्लैडर के वेल्व होते हैं वैसे टेरोवेसिकल जंक्शन जो होता है वो आपको प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, ठीक है। और इसमें आपको एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। और जो आपका रेट्रोग्रेड फ्लो करवाता है, इसमें आपको रिकरेंट यूटीआई का इन्फेक्शन होता है। डुप्लेक्स कनेक्टिव सिस्टम में आपको जो होती है बाइफर्केशन होती है जो डायरेक्ट बर्ड की, इसमें आपको 2 यूरिटस मिलती हैं और 2 ट्यूब्स मिलती हैं। इसमें आपको यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होती है एसोसिएटेड विद वैसी ये कोई यूरेटल रिफ्लेक्सेस में आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई होता है। आगे आपका आ गया पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, ठीक है। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व में कॉन्जेंटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके एक्स्ट्रा फ्लैप ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो आपकी पोस्टीरियर यूरेथ्रा में ग्रो हो जाते हैं जो कि आपको यूरिन के ऑब्स्ट्रक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। मोस्ट कॉमन क्लास इसमें जो होता है बिलेटरल आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की मेल इन्फेक्ट्स में यही है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है। और इसमें स्फीयर ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो आपको ओलिगोहाइड्रोमेनास भी करवा सकती है। और स्फीयर ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो एसोसिएटेड होती है ओलिगोहाइड्रोमेनास। अगर बर्थ में मदर को ओलिगोहाइड्रोमेनास होते हैं तो उसमें आपको स्फीयर अगर अगर आपको ओलिगोहाइड्रोमेनास है तो उसमें बच्चे को पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब ये कहाँ कहाँ पे देखा जाता है, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में देखा जाता है और डायलेटेड थिकन वाल में देखा जाता है, ठीक है। आगे आपका हो गया हॉर्सशू किडनी, इसमें आपका जो इंफीरियर बॉल्स होते हैं वो किडनी के फ्यूज हो जाते हैं एबनॉर्मली और किडनी ट्रैप्ड हो जाता है अंडर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और ये आपके रिमेन लोअर इन एब्डोमेन में ही रह जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस रीनल स्टोन इन्फेक्शन इसमें होता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी होती है एसोसिएटेड विद टनल सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और ट्राइसोमी 18, डाउन सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 में भी ये होता है। आगे आपका आ गया रीनल एनाटॉमी, ठीक है। रीनल एनाटॉमी में आपका रीनल ब्लड फ्लो होता है जिसमें आपका लेफ्ट किडनी जो होता है वो आपका ड्यूरिंग
डोनर ट्रांसप्लांटेशन हम देते हैं क्योंकि इसमें लार्ज रीनल वेन होती है, ठीक है। लेफ्ट रीनल वेन जो होती है वो आपकी दो एडिशन वेन से ब्लड रिसीव करती है, लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन और लेफ्ट कुडनेडल वेन से। इसमें जो रीनल मेडुला है वो आपका रिसीव करता है, लेस ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रीनल कॉर्टेक्स, और ये आपका मोशन से होता है हाइपोक्सिया और डैमेज के। आगे आपकी आर्टरियल सप्लाई आ गई। आर्टरियल सप्लाई में आपकी रीनल आर्टरी आती है, सेगमेंटल आर्टरी आती है, इंटरलोबार आर्टरी आती है, आर्कुएट आर्टरी आती है, लोबार आर्टरी आती है, फिर आफ्रंट आर्टरीज जाता है, फिर ग्लोमेरुलस आता है, फिर इफ्रंट आर्टरीज जाता है, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आती है। विनस चैनल में आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आती है, इंटरलोबार वेन आती है, आर्कुएट वेन आती है, इंटरलोबार वेन आती है, और फिर रीनल वेन आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो आफ्टर आर्टरीज जो वो एंट्री करवाते हैं और इफ्रंट आर्ट्यूल आपके एग्जिट करवाते हैं, ठीक है। आफ्रंट आर्ट्यूल में वेजोडाइलेशन होती है। आफ्रंट आर्ट्यूल की जो एंट्री होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है जो कि आपको वेजोडाइलेशन करवाते हैं। इफ्रंट आर्ट्यूल आपको एग्जिट करवाते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। एंजियोटेंसिन 2 जो होते हैं वो एंजाइम जो वो आपको वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया कोर्स ऑफ यूरेटर, ठीक है। कोर्स ऑफ यूरेटर में आपको गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर में ड्यूरिंग लाइगेशन में आपको अगर ओवरियन वेसल्स में अगर लाइगेशन करे तो वहाँ पे आपकी यूरेटर डैमेज हो सकती है, और वहाँ पे आपको यूरिन लीक हो सकता है, वहाँ पे यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है और यूरिन आपका लीक भी हो सकता है। आगे ब्लड सप्लाई टू यूरेटर, ठीक है। प्रोक्सिमल में यूरेटर को रीनल सप्लाईज करती है, मिडल में कोनिडल आर्टरीज करती है, ओटा करती है, कॉमन इंटरनल इलियक आर्टरीज करती हैं, डिस्टल में इंटरनल इलियक और सुपीरियर साइकल आर्टरीज करती हैं। कॉमन पार्ट्स ऑफ यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन में आपको यूरेटर पेल्विक जंक्शन इन्वॉल्व होता है, यूरेटर साइकिल जंक्शन इन्वॉल्व होता है, और पेल्विक इनलेट इन्वॉल्व होता है। यूरेटर जो ट्रैवल करती है वो यूरेटर आपकी कॉमन इलियक आर्टरी के ऊपर से ट्रैवल करती है। यूरेटर जो आपके नीचे से क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसमें यूटाइन आर्टरी होती है और वास्ट डिफरेंस होती है रेट्रोपेरिटोनियन में, ठीक है। आगे रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में आपका आ गया फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। बॉडी मास अगर आप बंदे का कर लो तो 70 kg है, तो उसमें टोटल बॉडी वाटर 60% ऑफ बॉडी मास होगा, तो टोटल बॉडी वेट इज इक्वल टू 42 kg। टोटल बॉडी वाटर इज इक्वल टू 42 kg होगा। नॉन वाटर मास में आपका 40% ऑफ बॉडी मास होगा, और नॉन वाटर मास जो होगा वो आपका 28 kg होगा, ठीक है। और इसमें आपके टोटल बॉडी वाटर 60% बनता है 42 kg, तो इसमें आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड कितना होगा 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। इसमें 40% ऑफ टोटल वाटर बॉडी वाटर होगा, ठीक है। 28% ऑफ TBW होगा, ठीक है। हाई पोटेशियम होगा इनसाइड में, मैग्नीशियम होगा, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होंगे, पोटेशियम आयन होंगे, फर्स्टली ये आपका होगा, ठीक है। और इसमें आपका जो होगा कि आयन फर्स्टली आपके एंटर करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड टू इंटर सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। आगे आपका आ गया ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें आपको 1/3 TBW होता है, ठीक है। 20% ऑफ टोटल बॉडी वाटर होता है, 60%, ठीक है। और 40 kg ऑफ टोटल बॉडी वाटर ये बनता है, और 42 kg का। इसमें आपके सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और एल्बुमिन आयंस होते हैं, ठीक है। सोडियम आयंस फर्स्टली आपको एग्जिट करते हैं यहाँ से इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। आगे आपका आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। इसमें आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है और प्लाज्मा फ्लूइड आता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका 75% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो कि आपका 10.5 kg इज इक्वल टू 10.5 लीटर बनता है, ठीक है। और प्लाज्मा में आपको 25% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो कि आपको 3.5 लीटर बनता है। प्लाज्मा वॉल्यूम जो आपका मेजर्ड होता है वो आपका रेडियो लेवलिंग एल्बुमिन से मेजर होता है, रीजा रेड आयोडीन सीमा एल्बुमिन से मेजर होता है, इवांस ब्लू से मेजर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो होता है वो आपको कहाँ से मेजर्ड होता है, आपका इनोलिन मैनिटोल, और सीरम ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है 275 टू 95 मिली ऑस्मोल पर केजी होती है H2 में। आगे आपका आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये आपका जो होता है प्लाज्मा को फिल्टर करता है अकॉर्डिंग टू साइज और चार्ज बैरियर। इसमें आपके जो होते हैं किडनी प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, और इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। आगे आपके लेयर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर आ गया। इसमें आपका एंडोथेलियम होता है, फेनेस्ट्रेटेड पोरस कैपिलरी एंडोथेलियम होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि आपकी टाइप 4 कोलेजन चेन को बनाती हैं, और इसमें आपके हेपरिन सल्फेट होता है। विसरल एपिथेलियल लेयर में आपके जो होते हैं वो आपके पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस होते हैं, और इसमें चार्ज बैरियर सेलेक्टिविटी में आपका जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, जो कि चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन जो कि जिसमें नेगेटिव चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स एल्बुमिन वगैरह की, ठीक है। एल्बुमिन जो होता है फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन प्रोटीन होती है, जो कि सीन होती है जब आपका किडनी डैमेज होता है। इन नॉर्मल पर्सन कोई प्रोटीन आपकी सीन नहीं होगी जब आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये इस वजह से क्योंकि नेगेटिव चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो प्रिवेंट करती है एल्बुमिन को यूरिन में आने के लिए, ठीक है। आगे आपको आ गया साइज बैरियर सेलेक्टिविटी, ठीक है। इसमें आपको फेनेस्ट्रेटेड पोरस कैपिलरी में एंडोथेलियम होते हैं, जो कि आपको प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ
मोर देन 100 नैनोमीटर मॉलिक्यूल। स्लिट डायफ्राम इसमें होता है जो कि आपको नैरो गैप्स बने होते हैं जो कि आपके पोडोसाइट फूड प्रोसेस होते हैं, इसमें ये प्रिवेंट करते हैं आपके मॉलिक्यूल मोर देन 40 to 50 नैनोमीटर की जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको यूरिन में जाने से प्रिवेंट करते हैं। आगे आपकी आगे रीनल क्लीयरेंस। हाँ, रीनल क्लीयरेंस में आपका आ गया वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, जो कि आपका प्लाज्मा से कम्प्लीटली क्लियर आउट हो जाता है फ्रॉम स्पेसिफिक सब्सटेंस, ठीक है, और वो सब्सटेंस आपका प्लाज्मा से कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है, उस चीज़ को हम रीनल क्लीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। लाइक वाटर है, ठीक है, या कोई आपकी ड्रग है वो किडनी से गिवन टाइम में पर मिनट के हिसाब से यूरिन में कब तक आ जाएगी, ठीक है, उसको हम रीनल क्लीयरेंस बोलते हैं। इसका फार्मूला है CX=UX मल्टीप्लाई V ओवर PX, ठीक है। CX= क्लीयरेंस होता है, ठीक है, UX= यूरिन होता है, PX= प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है, V= यूरिन फ्लो रेट होता है, ठीक है। इफ अगर और जो आपकी CX जो है आपकी क्लीयरेंस जो है वो आपकी कम है GFR से, तो आपकी नेट ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी फ्रीली फिल्टर्ड नहीं हो रही है। अगर जो आपकी क्लीयरेंस है वो मोर देन GFR है तो नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन आपकी जो है वो आपकी फ्रीली फिल्टर्ड हो रही है। अगर CX=GFR है तो वो फिर आपकी कोई सिक्रीशन कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है। और इसमें रीनल क्लीयरेंस और रीनल ब्लड फ्लो जो आपका मेजर्ड होता है वो पैरा अमीनो प्यूरिक एसिड से मेजर्ड होता है, ठीक है। अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा जो होता है इसी से मेजर होता है, पैरा अमीनो प्यूरिक एसिड PR से मेजर होता है, ठीक है। आगे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, आगे GFR जो होता है वो किससे मेजर्ड होता है, वो आपको इनोलिनोक्लियोटाइन क्लियर से मेजर होता है। आइडियली GFR जो होता है वो इनोलिन क्लियर से मेजर होता है, क्लिनिकली GFR जो होता है वो आपको क्रिएटिनिन क्लियर से मेजर होता है। आगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, इसमें आपको नॉर्मल GFR होता है 100 to 120 ml पर मिनट। आइडियली GFR जो मेजर होता है इनोलिन क्लियर से, क्लिनिकली GFR मेजर होता है क्रिएटिनिन क्लियर से। ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होता है उसमें आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 mHg होता है, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर आपका 35 mmHg होता है। नेट प्रेशर इज इक्वल टू 55 इंटू 35, 55 माइनस 35 इक्वल टू 20 mmHg होता है। बोमेंस स्पेस में आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो आपका 10 mmHg होता है। ऑनकोटिक प्रेशर आपका 0 mmHg होता है और नेट प्रेशर 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 mmHg होता है, ठीक है। आगे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो आपका नॉर्मल प्लाज्मा में होता है उसका लेवल जो होता है 60 to 120 mg/dl होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी इंक्रीज GFR ग्लूकोजूरिया जो है नॉर्मल प्लाज्मा और लेवल्स जो होता है, जो नॉर्मल ग्लूकोजूरिया आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपका बिगिन होता है वो कितना होता है, वो आपका 200 mmgl से जब ग्लूकोज आपको बॉडी में ग्लूकोज एक्सीड कर जाए तो फिर आपको ग्लूकोजूरिया होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लूकोजूरिया आपका डायबिटिक मेलाइटिस के लिए इंपॉर्टेंट ग्लू होता है, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज होते हैं को ट्रांसफर SGLT2 इनहिबिटर्स, ठीक है, फ्रोजन ड्रग्स ये आपको ग्लूकोजूरिया करवाते हैं एट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जब आपकी मोर देन 200 mg लेस देन 200 mg/dl हो, ठीक है। 200 mg से कम हो जाओ उससे उस जितनी ही हो, ठीक है, इक्वल टू 200 mg कर लो, ठीक है। थ्रेशोल्ड में, ठीक है, जब आपकी प्लाज्मा ग्लूकोज जो होती है 200 mg/dl होती है तो आपको ग्लूकोजूरिया बिगिन होता है। सैचुरेटेड पॉइंट कब होता है, जब आपकी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होती है। प्लाज्मा ग्लूकोज एक्सीड कब करती है, जब आपका 375 mg/dl होता है। स्प्ले फिनोमेना होता है ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज सैचुरेशन गैप बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड सैचुरेटेड का होगा, ठीक है। 200 और 375 के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी वो आपका स्प्ले फिनोमेना में आता है। आपका आ गया रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1, ठीक है। उसमें आपका RTA टाइप 1 में आपको डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में इसमें आपको DCT का डिफेक्ट होता है। इसमें आपकी पीएच मोर देन 5.5 होती है। हाइपोक्लेमिया होता है। एम्फोटेरेशन टॉक्सिसिटी हो सकती है। एनाल्जेसिक होती है का साइड इफेक्ट हो सकता है। नेफ्रोपैथी हो सकती है। SLE हो सकती है। रिस्क होता है आपको इसमें इंक्रीज रिस्क होता है आपको कैल्शियम फॉस्फेट और किडनी स्टोन का। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 2 में आपको प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुल का डिफेक्ट PCT का डिफेक्ट होता है, ठीक है। आपको पीएच आपकी लेस देन 5.5 होती है, ठीक है। हाइपोक्लेमिया होता है। फेनकोनी सिंड्रोम होता है। आपको मल्टीपल माइलोमा कार्बोनिक एनहाइड्रेस और ये आपकी RD टाइप 2 इसमें रिस्क होता है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स का इन्फेंकोनी सिंड्रोम। RDA टाइप 4 में आपको जो होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का डिफेक्ट होता है। इसमें पीएच वेरिएबल होती है और लेस देन 5.5 होती है। हाइपोक्लेमिया होता है। इसमें आपको डिक्रीज एल्डोस्टेरोन होता है, प्रोडक्शन होती है, और इसी काजेज में एनसेड्स वगैरह ERBs और AC इनहिबिटर्स होते हैं, वो आपकी काजेज हो सकती हैं, ठीक है। आगे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस में आपके आगे ऑन ECG जो होता है वो आपका अगर टार्डी वेव है तो आपको हाइपरक्लेमिया होगा। एडिशनल अगर यू वेव्स है तो वो आपको हाइपोक्लेमिया होगा। अगर आपका लो कैल्शियम है, ठीक है, टेटनी है, सीजर्स हैं, क्यूटी प्रोलोंगेशन है, ठीक है, चोबस्टिक साइन पॉजिटिव है, ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल आ रही है, ठीक है, ट्रोजियस साइन आपका
पॉजिटिव है, ठीक है, कार्बोपेडल स्पाज्म आ रहा है, ठीक है, बैकअप प्रेसिंग अपर आर्म, तो ये आपका लो कैल्शियम के निशानी है। हाई कैल्शियम में आपको स्टोन रीनल, ये चीज़ आपकी जो होती है इंक्रीज होती है, ठीक है, आपके जो है उसमें आपको ग्रोन्स मिलते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, थ्रोट में यूरिनरी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो जाती है, साइकाइट्रिक ओवरटोन आपकी इंक्रीज हो जाती है, एंग्जाइटी होती है, मेंटल अल्टर स्टेटस होता है आपका, ठीक है। एसिड बेस फिजियोलॉजी में आपका नॉर्मल जो पीएच होती है वो आपकी 7.35 टू 7.45 होती है, नॉर्मल जो कार्बन वैल्यू होती है वो 35 टू 45 mg होती है, नॉर्मल एच सी ओ जो होता है वो बाइकार्बोनेट जो होता है वो 20 टू 28 mg होता है। आपको जो अगर का जो आपको बाइकार्बोनेट होता है वो आपको मेटाबॉलिक रोल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको रेस्पिरेटरी रोल को करती है। अगर पीएच लो हो तो एसिडोसिस होगा, अगर पीएच हाई हो तो एल्कोलिसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा? जब पीएच लो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड लो होगी, बाइकार्बोनेट लो होगी, एवरीथिंग लो होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस कब होगा? जब पीएच हाई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई होगा, बाइकार्बोनेट भी हाई होगा, तो एवरीथिंग हाई होगी। रेस्पिरेटरी आपका एसिडोसिस कब होगा? जब पीएच हाई होगी। जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा? जब पीएच लो होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा और बाइकार्बोनेट हाई होगा, ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बन गया। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कब होगा? जब पीएच रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा? जब पीएच लो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा और बाइकार्बोनेट हाई होगा। पीएच लो अदर साइड, ठीक है। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कब होगा? जब पीएच हाई होगी और कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, HCO3 भी लो होगा। पीएच हाई अदर्स लो, ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। आगे आपका आ गया कंपनसेटरी मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटरी रिस्पांस में आपको रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की कंपनसेटरी रिस्पांस में आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा, ठीक है। आगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपको हाइपोवेंटिलेशन के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। आपको एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्रोनिक लंग डिजीज हो सकती है, वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्यूट लंग डिजीज हो सकती है, ठीक है, ओपियोइड सेडेटिव का यूज हो सकता है। आगे आपका अगर रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में आपको हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, सैलिसाइलेट्स हो सकते हैं, टर्म आपको ट्यूमर हो सकते हैं, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो नॉन गैप में आपको सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आपके होते हैं। अब आपका आ गया जो मेटाबॉल, इसमें आपका जो है इसमें आपकी जो एनायन गैप होता है, ठीक है, एनायन गैप आपका किस किस चीज़ में आपका इंक्रीज होता है और किस किस चीज़ में आपका नॉर्मल होता है, ठीक है, तो ये आपने चेक करना है, ठीक है। आपका जो मोर देन अगर 12 mg/L की अगर वैल्यू है तो आपका एनायन गैप आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ग्लाइकोल आता है, ठीक है, आपको लैक्टेट आता है, ठीक है, एल लैक्टेट आता है, डी आपकी जो होती हैं मिथेनॉल आता है, एस्प्रिन आती है, रीनल फेलियर आता है, कीटोन डायबिटिक कीटोसिडोसिस आता है, ठीक है। और इसमें आपका आपका ऑक्सो प्रोलिन आता है, ठीक है, क्रोनिक एसिटामिनोफेन यूज होता है, ठीक है, ग्लाइकोल में इथिलीन प्रोपिलीन ग्लाइकोल आता है, आपको एक्सोजीनियस लैक्टिक एसिड आता है, ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस आता है, मिथेनॉल आता है, ठीक है, तो ये आपके सारे इंक्रीज एनायन गैप होगा। नॉर्मल एनायन गैप कब होगा? 8 to 12 mg, और इसमें आपको हाइपोक्लोरिमिक हाइपर जो होगा क्लोरीमिक एडिशन डिजीज होगी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा, डायरिया होगा, एसिटाजोलामाइड का यूज होगा, स्पाइरानोलेक्टोन का यूज होगा और सलाइन इन्फ्यूजन होगी, ठीक है। ये आपके आ गए आपके एनायन गैप आ गए, कब आपका एनायन गैप इंक्रीज होगा, कब आपको नॉर्मल एनायन गैप होगा, ठीक है। आगे आपका जो होगा मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, ये आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एनायन गैप आपको पता है, ठीक है। आगे आपको आ गया मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, उसमें आपको वोमिटिंग होगी, ठीक है, एंटासिड्स आपने यूज़ किए होंगे, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म होगा, बार्टर सिंड्रोम होगा, जिटलमैन सिंड्रोम होगा, थायराइड डाययूरेटिक्स के आपको इश्यूज होंगे, ठीक है। आगे आपका मिक्स टाइप जो है उसमें पीएच आपकी जो नॉर्मल होगी, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है, रेस्पिरेटरी क्लोजेज है, ठीक है, पीएच नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज है, ठीक है, HCO3 आपको डिक्रीज है, ठीक है, तो ये आपका मिक्स्ड रेस्पिरेटरी क्लोजेज विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अगर आपकी पीएच नॉर्मल है, CO2 इंक्रीज है, ठीक है, और आपका बाइकार्बोनेट आपका डिक्रीज है, ठीक है, तो ये आपका मिक्स्ड रेस्पिरेटरी विद मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है, तो ये आपकी चीज़ें होगी। आगे आपका आ गया नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपका आ गया, इसमें आपको ब्रश बॉर्डर्स आते हैं, ठीक है, और इसमें आपको रीअब्जॉर्ब होता है, 100% ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सो आपके क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज आपका रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आपका पोटेशियम होता है, और आपका क्या चीज़ होती है इसमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपकी इंक्रीज होती है, मोस्ट कॉमन आपका 60 to 80%, ये चीज़ होती है। सिगरेट आपका क्या सिग्रीशन में क्या क्या चीज़ आती है, आपका हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और ड्रग टॉक्सिन आपके सिगरेट हो जाते हैं, ड्रग्स आपकी
इसमें कौन कौन सी ये होती हैं, ठीक है। एसिटाइलमाइड आपको बाइकार्बोनेट आयंस की जो रिएब्जॉर्प्शन वो कम करवाती हैं, ठीक है। पीटीए जो है वो आपको फॉस्फेट की रिएब्जॉर्प्शन को कम करवाता है। एसएलजी2 इनहिबिटर्स आपको ग्लूकोज की रिएब्जॉर्प्शन को कम करवाते हैं। आगे थिन असेंडिंग लूप ऑफ में आपका जो रिएब्जॉर्ब होता है वो आपको वाटर होता है पैसिवली, ठीक है। इसमें आपको कोई सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसमें आपको मेन जो होता है यूरिन को कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक आप बना लेते हैं, ठीक है। थिन जो आपको थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ ठीक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपको जो होता है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की रिएब्जॉर्प्शन होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम की रिएब्जॉर्प्शन होती है। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपका कोई इन्वॉल्व नहीं होता वाटर रिएब्जॉर्प्शन में, और ये आपको जो यूरिन को होता है वो लेस कंसंट्रेटेड बनाता है। और लूप डाइजेनेटिक फुरासमाइड जो होते हैं वो आपकी रिएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और उसको। आगे आपका आ गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। हाँ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो आगे वो आपका रीनल वो आपका किसको रिएब्जॉर्ब करता है, वो सोडियम क्लोराइड की रिएब्जॉर्प्शन करवाता है, कैल्शियम की रिएब्जॉर्प्शन करवाता है बाय रिएब्जॉर्प्शन ऑफ पीडीएस, ठीक है। इम्परमेबल टू वाटर होता है यूरिन, इसमें फुली डाइल्यूट होता है, प्रोटोनिक होता है। थायजाइड जो होता है वो आपका इसमें कैल्शियम की रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है बाय ब्लॉकिंग द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम और मैग्नीशियम की ब्लॉकिंग को रिएब्जॉर्प्शन करवाती है, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है। थायज़ाइड का ये सीन होता है, ये आपकी थायज़ाइड अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैल्शियम की रिएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और वो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की जो रिएब्जॉर्प्शन होगी उसको ब्लॉक कर देगा। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डक्ट में आपको एडीएच होता है वो आईपी3 को सिग्नल देता है और वो आपके प्रॉपर वर्क करता है। वाटर की रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, वाटर रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। आपके पोटेशियम और हाइड्रोजन को सीक्रेट करवा देता है। लो एल्डोस्टेरोन लेवल होगा तो हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपरकलेमिया होगा, लो सीरम ऑस्मोलैरिटी होगी, ठीक है। रीनल ट्यूबरस आगे आपके आ गए रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट सिंड्रोम, ठीक है। ये आपके फेनकोनी सिंड्रोम है। फेनकोनी सिंड्रोम आपको पीसीडी का डिफेक्ट है। ये आपको पीसीडी कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये आपका काज होता है विल्सन डिजीज से, ये ग्लाइकोलियल स्टोरेज डिजीज, इश्कीमिया और मल्टीपल माइलोमा और पॉइजनिंग की वजह से। इफेक्ट्स में इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेजिया और हाइपोक्लेमिया होता है। ट्रीटमेंट में आप रिप्लेसिंग इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स करते हैं। बार्टर सिंड्रोम में आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, इसमें आपको डिफेक्ट होता है थिंगर स्टैंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और इसमें आपको एनकेसीसी2 ट्रांसपोर्टर्स का भी डिफेक्ट होता है। इफेक्ट्स इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, हाइपोक्लेमिया होता है, हाइपरकैल्सियूरिया होता है। इसमें लुक्स लाइक क्रोनिक लूप डाइजेनेटिक यूज होता है। ट्रीटमेंट में आप इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स देते हैं, एनसाइड इंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन आप इसमें जो होते हैं अगर पेन के लिए वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें अवॉइड ही करेंगे आप, ठीक है। और डिजिटल सिंड्रोम में आपका ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, इसमें आपको डिफेक्ट डीसीटी का होता है और एनएससी ट्रांसपोर्टर्स का, और इसमें इफेक्ट्स होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, हाइपोक्लेमिया होता है, हाइपोमैग्नीशियम होता है, हाइपोकैल्सियूरिया होता है। लुक्स लाइक क्रोनिक थायराइड यूज होता है। ट्रीटमेंट में मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स देते हैं, ओरल सप्लीमेंट और पोटेशियम क्लोराइड देते हैं। और लिडल सिंड्रोम में ऑटोसोमल डोमिनेंट का डिफेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्टर, ठीक है। और इसमें इफेक्ट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, हाइपोक्लेमिया होता है, सीरम एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होता है और हाइपरटेंशन का होता है। सिंड्रोम ऑफ पेरेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्सेस का, ठीक है। इसमें आपको कोर्टिसोल करता है अल्डोस्टेरोन का। इसमें काजेज जो होती हैं 1 11 बीटा एचएसडी डेफिशिएंसी होती है, और इसमें लिग्रोक्राइन की इंजेक्शन भी हो सकती है। इफेक्ट्स में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, हाइपोक्लेमिया होता है, अल्डोस्टेरोन डिक्रीज होता है, हाइपरटेंशन होती है और एनएनपी आपको डिक्रीज होता है। आगे आपका आ गया किडनी के एंडोक्राइन और पैराक्राइन फंक्शंस, ठीक है। किडनी के जो एंडोक्राइन और पैराक्राइन फंक्शन है उसमें आपका आ गया है इरिथ्रोपोइटिन, ये आपका रिलीज होता है बाय इंटरस्टिशियल सेल्स के साथ, और इसमें जो आरबीसी की प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग हाइपोक्सिया और फॉर अनीमिया, ये आपकी इनसिक्योरिटी आपकी इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज करवा देता है। आगे आपका कैल्शिफेरॉल विटामिन डी, ये आपका जो होता है इनएक्टिव का कोलिकैल्सिफेरॉल आपका लिवर में होता है। इसमें फिर अल्फा 5 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कर सकते हैं, फिर आपको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी3 इन किडनी में बनता है। फिर अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है स्टिमुलेट करता है पीडीएच को, फिर 125 डाइऑक्सी विटामिन डी3 बनता है और कैल्सिट्रॉल बनता है। फिर पीडीएच स्टिमुलेट करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इन किडनी में। कैल्सिट्रॉल इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनता है, और कैल्सिट्रॉल जो होता है वो स्टोर फॉर्म होता है लिवर में और एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। कैल्सिट्रायोल जो होता है वो आपकी कैल्सी जो आपकी कैल्सीफेरॉल होता है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म होता है, और कैल्सीट्रायोल जो होता है वो आपका एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना। कैल्सीफेरॉल इज इनएक्टिव फॉर्म एंड कैल्सीट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म, ठीक है। और आपका आगे आगे प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है वो आपकी डायलेट करती है अफरेंट आर्टरियोल्स को, ठीक है। अफरेंट आर्टरियोल रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। एनसेड्स जो होता है इसमें आपको रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, और इसमें आपका एक्यूट किडनी इंजरी होती है, ठीक है। आगे आपका आ गया
डोपामिन डोपामिन आपको सिक्रेट करता है, सिक्रेटेड बाय द पीआई सेल्स, ठीक है। इसमें आपको लो डोज के साथ आप ये आपकी वेसल्स को डायलेट कर देता है, ठीक है। और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। हाई डोज में वासोकंस्ट्रिक्शन होती है और इसमें बीपी आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो रॉस मैकेनिज्म है, ठीक है। उसमें आपको रॉस एक्टिविटी से होते हैं। बीपी अगर आपका लो होगा, रीनल ब्रोंको रिसेप्टर्स होंगे, एनएससी एक्टिविटी डिले होगी, मैक्यूला डेंसा सेल्स होंगे, अ, और एनएससीएल डिलीवरी में मैकुलस टेंसर सेल का हाथ होता है वो डिक्रीज होगी, तो सिंपैथेटिक टोन अगर आपकी इंक्रीज होगी तो ये आपके एक्टिवेटर्स हैं। एंजियोटेंसिन आपका लिवर में बनता है। रेनिन आपका फिर आपका एक्टिवेट होता है, वो एंजियोटेंसिन 1 को करता है। फिर एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम होता है, वो आपका एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, ठीक है। रेनिन जो होता है रिलीज होता है जुक्समैकुलर सेल से, एसी आपका रिलीज होता है लंग से। रेनिन जो होता है एंजाइम होता है, हार्मोन ही होता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो आपकी थर्स्ट इंक्रीज करता है, और एंजियोटेंसिन 2 वासोकंस्ट्रिक्शन करता है जो बीपी इंक्रीज कराता है। और ये कंसिडर करता है वो इफ्रंट आर्टरियोल को, ठीक है। और ये मेंटेन करता है जीएफआर को जब आपका रीनल ब्लड फ्लो कम हो, ठीक है। और इसमें आपका आ गया जो आपका हाई सोडियम हाइड्रोजन आयन जिसमें इंक्रीज होते हैं, ये आपको एक्सचेंज करते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट और H2O को रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। इसमें आपको एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, बीपी इंक्रीज होता है, हाइपोक्लेमिया होता है, आपको एच एडीएच आपका इंक्रीज होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपकी होती है, ठीक है। जस्ट ग्लोमेरुलर एप्परेटस में आपको जो होता है किस चीज़ से बना होता है, मैक्यूला डेंसा सेल्स से बना होता है जो कि एनएससीएल को सेंस करते हैं। जेजी सेल से बना होता है जो आपका रेनिन रिलीज करता है, और मेसेंजर सेल से बना होता है जो आपको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे आपका एएनपी और बीएनपी आ गया, ठीक है। एएनपी आपका जो होता है, एएनपी आपका रिलीज होता है आर्टरिया से, ठीक है, आर्टरियम से। बीएनपी आपका रिलीज होता है वेंट्रिकल से। बोथ जो होते हैं वो आपके इनहिबिट करते हैं रास मैकेनिज्म को, रेनिन को डिक्रीज करते हैं। आगे आपके पोटेशियम शिफ्ट, ठीक है। पोटेशियम शिफ्ट में आपका जो होता है पोटेशियम जाता है इनसाइड द सेल, ठीक है, हाइपोक्लेमिया करवाता है। और पोटेशियम फिर जब आपका कम आउट आता है सेल से, फिर आपको हाइपरक्लेमिया करवाता है, ठीक है। काजेज ऑफ हाइपोक्लेमिया क्या होते हैं, हाइपोस्मोलैरिटी एल्कलोसिस होता है, ठीक है। बीटा एगोनिस्ट सल्फोनेमोल एपिनेफ्रिन और इंसुलिन वगैरह होते हैं। आगे आपको काजेज ऑफ हाइपरक्लेमिया क्या होता है, इसमें आपको डाइजोक्सिन हाइपोस्मोलैरिटी लाइसिस ऑफ सेल एसिडोसिस बीटा ब्लॉकर और हाई ब्लड शुगर इंसुलिन का मोनोसेक्सिनाइल कोलिन एसपी बंद और ट्रॉमा होती है आपकी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। आगे आपकी आ गई एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी में आपका आगे एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। एक्यूट इसमें सीवियर डिक्रीज होती है, रीनल फंक्शन का डेवलप होता है विद इन रेडियस 2 वीक्स। एजोटोमिया होता है आपको, इंक्रीज आपका बीच क्रेटेनाइन आपका होता है। ओलिगोयूरिया इसमें होता है। आपकी जो टाइप्स ऑफ एकेआई है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ etiology प्रीरेनल एजोटोमिया होता है, काजेस होती हैं वो आपका डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है टू द किडनीज, जीएफआर आपका डिक्रीज होता है, कार्डिक फेलियर होता है, लिवर फेलियर होता है, और डिहाइड्रेशन होती है इसमें। इसमें रीअब्जॉर्प्शन आपकी सोडियम वाटर और यूरिया आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें रीअब्जॉर्प्शन इनकी होती है, ठीक है। लैब्स में आपका यूरिन ऑस्मोलैरिटी मोर देन 500 होती है। यूरिन सोडियम की यूरिन में सोडियम की कंसंट्रेशन मोर देन 20 लेस देन 20 होती है, ठीक है। फ्रैक्शनल एक्सेप्शन ऑफ सोडियम जो होती है वो भी लेस देन 1% होती है। और सीरम बीच में जो क्रिएटिनिन होता है वो मोर देन 20 होता है, ठीक है। सिस्टिक रीनल फेलियर में आपका डायरेक्ट डैमेज टू किडनी टिश्यूज होता है, इंक्लूडिंग रीनल प्रेशर हेमोग्लोबिन टू। इसी केस में आपका acute tubular necrosis होता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड इश्यमिया प्रीरेनल काजेस की हो सकती है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकती है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है, वास्कुलाइटिस, रीनल आर्टरी वेन थ्रोम्बोसिस, और ये चीज़ हो सकती है। आगे आपकी जो लेवल है उसमें आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, लेस देन 350। यूरिन आपका जो होता है सोडियम में वो आपका मोर देन 40 होता है। और जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम होता है वो आपका मोर देन 2% होता है। सीरम जो 1 क्रेटिनाइन होती है वो आपकी लेस देन 15% होती है, ठीक है इसमें। और आगे 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 आ गया पोस्ट रीनल एजोटोमिया, ठीक है। ये आपकी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिटेस की वजह से होता है। यूरिन कैन नॉट फ्लो होता है, बैक से आपका नहीं ज़्यादा डिग्री जीएफआर हो जाता है। काजेज आपकी स्टोन हो सकती है, बीपीएच हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, न्यूप्लाज्म होता है, ठीक है। लैब में अर्ली स्टेज ऑब्स्ट्रक्शन में आप सीरम बंद करते हो, आपकी मोर देन 15 होगी। एफईएन आपकी लेस देन 1 होगी, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी मोर देन 500 होगी। आगे आपका लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन में आपका सीरम बीजू एंड जो होगा वो आपका लेस देन 15 होगा, ठीक है। एफईएन मोर देन 2% होगा, ठीक है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी लेस देन 500 होगी इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन में। और आगे आपका आ गया एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में आपका जो है मोस्ट कॉमन काज है एक ही है कि मडी ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट है। इसकी जो काज है आपकी इश्कीमिक है, ठीक है। डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो है, इसमें आपको जो होता है डिक्रीज होता है रीनल ब्लड फ्लो होता है,
पेरेंडाडोनाजोल आपका होता है, आपकी ट्यूबलेस सेल्स की डेथ होती है, आपकी नेफ्रोटॉक्सिस होती है, इंजरी होती है, आपको टॉक्सिक सब्सटेंसेस की अमीनोग्लिसराइड्स की मोस्ट कॉमन है, हैवी मेटल होती हैं, लेड जिस्प्लाटिन आप यूज़ करते हो तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है, थाइन ग्लाइकोल की वजह से इंजरी हो सकती है, जूरोइड इंड्यूस्ड ADNC जो होता है वो आपको ट्यूमरलाइसिस करवा सकता है, हाइड्रेशन आपको इसमें हो सकती है, एलोपेरिनोल आप यूज़ करते हो बिफोर कीमोथेरेपी तो उसकी वजह से भी आपको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेक्रोसिस में इसको हम एक्यूट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी काजेज में आपको ड्रेन नमूने का, ठीक है, डायूरेटिक्स, रिफाम्पिसिन, एंटीबायोटिक्स, PPI, एनसेड और सल्फाटॉल इसमें आप करते हैं। सिम्पटम में आपको इज़ोनोफिल्स आते हैं यूरिन में, ठीक है, मजूरी होती है, फीवर होता है, रैश होता है। आगे डिफ्यूज कोर्टिकल नेक्रोसिस में आपको बोथ किडनी के जो कॉर्टेक्स होते हैं वो इन्फार्क्ट हो जाते हैं। इसमें आपको सीन ये आपकी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी में होता है, सेप्टिक शॉक और DSA में ये आपको शो होता है। आगे रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस में आपको ग्रोस इमेच्योरिटी होता है और फ्लैंक पेन होता है। इसकी काजेज जो होती हैं वो सिकल सेल एनीमिया, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, एनल जैसे कोई डायबिटीज होती है, ठीक है। और इसमें आगे आपका क्रोनिक किडनी फेलियर में आपका जो होता है एंड स्टेज रिनल डिजीज होती है, ठीक है। इसमें आपको लॉन्ग ड्यूरेशन मस्ट 2 ईयर की हिस्ट्री होती है काजेज में। इसका DHC निमोनिया का डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरटेंशन और ग्लोमेरुलर डिजीज, किडनी फेल्स होता है, फेल्स हो जाता है। आप इसमें क्या कहते हो, रिमूव वेस्ट करते हो, ठीक है, बैलेंस उसमें जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करते हो, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हो, विटामिन D को एक्टिवेट करते हो और इसमें एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करते हो। क्लिनिकल फीचर्स में इसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है, हाइपोक्लेमिया होता है, एनीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपरफोस्फेटेमिया होता है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होती है, ठीक है। आगे ट्रीटमेंट में डायलिसिस करते हो, रीनल ट्रांसप्लांट करते हो, लॉन्ग टर्म डायलिसिस करते हो, डेवलप के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, वो तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया UTI, ठीक है। UTI जो है वो आपका इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी के रिस्क फैक्टर इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्टेसिस और कैथेटर्स हो सकते हैं। सिस्टाइटिस आपका जो है इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर है, ठीक है। सुप्राप्यूबिक इसमें पेन होती है, डिस्यूरी होती है, डिप्सिक्स आपको पॉजिटिव होता है, ल्यूकोसाइटिस जो होता है वो आपका नाइट्रेट का टेस्ट वो आपको पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें आपको ल्यूकोसाइड स्टेज ऑफ नाइट्रेट्स आपको मिलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आपका कल्चर होता है। इकोलाई मोस्ट कॉमन काज है। स्टेफाइलोकोकस सेप्टिकाइटिस इन यंग सेक्सुअली एक्टिव मोमेंट्स में होता है। इसमें आपको फीवर एब्सेंट होता है, ठीक है। स्टेराइल पायूरिया होता है, ठीक है। और आपको इसमें पॉजिटिव यूरिन कल्चर आपको मिलता है, ठीक है। आपको सजेस्ट करता है यूरेथ्राइटिस है ड्यू टू चेलमाइडियोमाइग्रेटिस और नेसेरी गोनोरिया, ठीक है। जिसमें स्टेराइल पायूरिया होता है, ठीक है, वो आपको यूरेथ्राइटिस सजेस्ट करता है और वो आपको होता है चाइल्ड और नेसेरी गोनोरिया की वजह से। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक देते हैं, TMP, SMX देते हैं और जनरलाइसिस हम इसमें करवाते हैं, ठीक है। क्लाउडी यूरिन होगा, मोर देन 10% आपकी WBC इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में आपको इन्फेक्शन ऑफ किडनी होता है। सिम्टम्स में आपको फीवर, चिल्स, फ्लैंक पेन होती है, नोजिया, वोमिटिंग आपकी होती है, ठीक है। आगे आपको WBC कैस्ट मिलता है, WBC इंजरीन होता है। काजेज में आपको इकोलाई मोस्ट कॉमन होती है। ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में आपको पिंक पॉइंट्स में आपको वेक्सिकैट्स मिलती है। कास्ट बाय द वेसिकोजेरेटल रिफ्लेक्स मिलता है, BPH होती है और सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है। कोर्सेस सिमेट्रिक आपको कोडी को मेडुलरी स्कारिंग मिलती है। ब्लंटेड कैलिक्स मिलते हैं आपको। एट्रोफी ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है और इसमें इसिनोफिलिक कास्ट आपको मिलती है, रिजेंबलिंग थायरॉइड टिश्यू। थायरोडाइजेशन ऑफ किडनी होती है इसमें आपको क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में। आगे आपका आ गया नेफ्रोलिथियासिस में आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन होता है प्रेजेंट विद यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस होती है, क्लर्की पेन होती है, रेडिएंट ग्रोइन होते हैं और आपको इमेच्योरी होता है, ठीक है। आगे आपका आ गया फीचर्स ऑफ नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है। इसमें आपको कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन होते हैं, ये आपके रेडियो बैग होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं एडल्ट्स में हाइपर कैल्शियम में होता है। टू मच कैल्शियम होता है यूरिन में, सीन एंड क्रोन डिजीज में भी हो सकता है। आपको विटामिन C ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है, थायराइड ग्लाइकोल की वजह से, इंजेक्शन की वजह से भी हो सकता है। हाइपोसिट्रीजूरिया की वजह से होता है जिसमें आपको यूरिन में क्रिस्टल मिलते हैं या आपको डंबल शेप लाइक मिलते हैं। ट्रीटमेंट में हाइपोक्लोरोथायराइड होता है, वो ये आपको यूरिन में कैल्शियम को डिक्रीज करता है। आगे आपका आ गया अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट वाइट स्टोन्स कहते हैं, जो आपके रेडियो पैक होते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन स्टोन्स होते हैं कॉज बाय द इन्फेक्शन इन यूरिन। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटीज वल्गरस प्लस क्लेब्सिला का इन्फेक्शन होता है। अल्कलाइन यूरिन होते हैं, फ्रॉम स्ट्रैगन कैलकुलाई होता है। यूरिन क्रिस्टल आपको मिलता है। कोफिन स्कोरफिकस आपको मिलता है। ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिमूवल आप इसमें करते हैं। यूरिक एसिड स्टोन में आपको रेडियोल्यूशन स्टोन मिलते हैं, ये आपको एक्सरे में सी नहीं होते। ये आपका थर्ड मोस्ट कॉमन स्टोन है, ठीक है। रिस्पेक्टेड गाउट हाइपोयूरिसीमिया ल्यूकीमिया इसमें होता है। और इसमें आपको जो होता है हॉट क्लाइमेट्स आपको मिलते हैं। एसिडिक पीएच होती है। यूरिन क्रिस्टल आपके रोम्बॉइड और रोस्ट्री शेप होता है। ट्रीटमेंट में एलोपेरिनोल अल्कलाइन नाइस यूरिन आप इसमें लेते हो। स्टाइन स्टोन में आपको रेडियो पैक मिलते हैं। सीने चिल्ड्रन होते हैं। एसिडिक पीएच होती है, काज होती है सिस्टीन यूरिया। जेनेटिक डिसऑर्डर में यूरिन क्रिस्टल में आपको हेक्सागोनल मिलते हैं, फ्रॉम स्टैगोन कैलकुलेट। ट्रीटमेंट में अल्कलाइनाइज यूरिन होती है। चिलेटस एजेंट होता है, लो सोडियम डाइट होती है, ठीक है। आगे आपका आ गया
रीनल न्यूप्लाजिया, ठीक है। रीनल न्यूप्लाजिया में आपको एंजियो और लाइयोपोमा होता है, ठीक है। एंजियो लाइपोमा होता है, बिनाइन नॉन कैंसरस किडनी होते हैं। बिनाइन होता है, ठीक है। नॉन कैंसरस किडनी होता है, ट्यूमर होता है, कंपाउंड एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल सेल होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं। रीनल सेल कार्सिनोमा में आपको क्लासिकल टायराइड होता है, आपको हिमोचूरी होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। फ्लैंक पेन होता है, पाल्पेब्रल मैस होता है, ठीक है। इसमें आपकी एज होती है 50 to 70 ईयर्स तक होती है, ठीक है। और इसमें आपको जो होता है फीवर होता है, वेटलेस होता है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है। रेनिन आपका ईपीओ इंक्रीज होता है, ठीक है। ये आपके डिग्रीज भी होते हैं, इंक्रीज जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंक्रीज होते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिग्रीज होता है, ठीक है। इसमें आपको लेफ्ट साइड वेरी कुछ सील भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जेलो मैस होता है, ठीक है। इसमें आपको वीएचएल ट्यूमर की सब्रेसर जीन की म्यूटेशन होती है, ठीक है। इंक्रीज वीजीएफ और पीडीएचएफ इंक्रीज हो जाते हैं। और ट्यूमर्स में भी हेरिडिटी होते हैं, स्पोरेडिक होते हैं। स्पोरेडिक ट्यूमर में ऑल्डरली पेशेंट में होते हैं, मेजर रिस्क आपको स्मोकिंग का होता है। और सिंगल ट्यूमर होता है अपर पोलो किडनी में। हेरिडिटी ट्यूमर में आपको जो होता है यंगर पेशेंट होता है, और ये दोनों बायलेटरल होते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया वोन हिप्पल लिडो डिजीज में आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ वीएचएल जीन होता है, इसमें आपको इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, और हेमेंजियोब्लास्टोमा होता है, ठीक है। आगे आपको डिफरेंस बिटवीन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो फैटी कास्ट होती है, फ्रोथी यूरिन होता है, मैसिव प्रोटीन यूरिन होता है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, हाइपरकोलेस्टेरोल होता है, हाइपोअल्बुमिnemia होता है, गामाग्लोबिनीमिया होता है, हाइपरकोलेबल स्टेट होता है, पेटिक होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको आरबीसी कास्ट होती है, आपको और जो होता है नेफ्रेटिक में आपको प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डीएल होता है। और इसमें आपको जो होता है ओलिगोयूरिया ओज़ोटोमिया होती है, हाइपरटेंशन होती है, और पेरिफेरल होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको एल्बोर्ड सिंड्रोम होता है, जो डोमिनेंट होता है, डिफेक्ट आपको टाइप 4 कोलेजन को होता है। आई इश्यूज इसमें हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें ईयर इश्यूज हो सकते हैं, किडनी इश्यूज हो सकते हैं। इसमें आपको हीमाचोरिया, हियरिंग लॉस, ऑकुलर डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। थिनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बास्केट भी अपीयरेंस होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आपको रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपका जो होता है आरपीजीएन होती है, ठीक है। रैपिडली डिक्लाइन जीएफआर होता है, रीनल फेलियर होता है, ठीक है। आपको मंथ्स वीक्स टू मंथ्स में काजेस में आपको गुड पास्टर फॉर्म की होती है, एंटी जीबीएम डिजीज होती है, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी होती है, ठीक है। क्लासिकली सीन होती है यंग एडल्ट्स और मेल में। लंग इश्यूज होता है, प्लस किडनी इश्यूज होता है, उसमें कोई हेपेटाइटिस होती है, प्लस हिमाचुरी होता है। वैगनर सिंड्रोम में आपको जो होता है ग्रेनुलोमेटोसिस होता है, विद पोलियांजाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है ब्लड वेसल्स की। इसमें आपको नोज, लंग और किडनी के इश्यू होते हैं। नोज इश्यूज में आपको नोज ब्लीड्स होता है, नेजल सोर्स होते हैं। लंग इश्यूज में आपको हेपेटाइटिस होती है, किडनी इश्यूज में आपको हिमाचुरी होता है। डिफरेंस बिटवीन पीएसजीएन होता है और आईजीएन नेफ्रोपैथी का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वैगनर सिंड्रोम में आपको नोज इशू, लंग इशू प्लस किडनी इशू होता है, ठीक है। गुड पास्चर्स में लंग प्लस किडनी इशू होता है। और आपको एल्पोर्ट में आपको आई इशू, ईयर इशू प्लस किडनी इशू होता है, ठीक है। आगे आपका आगे डिफरेंस बिटवीन पीएसजीएन और आईजीएन नेफ्रोपैथी में जो बर्गर डिजीज को हम बर्जर डिजीज को आईजीएन नेफ्रोपैथी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोलोकल होता है, 2 to 3 डेज की हिस्ट्री होती है। और इसमें आपको आफ्टर इन्फेक्शन हो जाता है। ओलिगोजुरी आपको होता है, हाइपरटेंशन होती है। टोटल आपको जो होता है डीम होता है, आरबीसी कास्ट होती है, इसमें आपको मिलती है, ठीक है। म्यूकोसल इन्फेक्शन होता है, आपको गैस्ट्रो इंटेराइटिस हो सकता है, आरजी इम्यून कॉम्प्लेक्स आपको डिपोजिशन होते हैं। पीएसएन में आपको जो कोलोकल यूरिन होती है, इसमें आपको 2-3 वीक्स हिस्ट्री होती है, ठीक है। ओलिगोजुरी हाइपरटेंशन पेरिओर्बिटलिटी में होता है, ग्रुप हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है इसमें आपको। आगे आपको आगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आपको मिनिमल चेंजेस आती है। सबसे पहले इसको इसमें आपको जो होते हैं लाइकोइड नेफ्रोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में आती है, असिस्टेड विद हॉर्टिकल फॉर्म होता है, एफिकेसमेंट छोड़ने को फूड प्रोसेस इसमें आपको मिलती है, ठीक है। और लिपिड्स आपके प्रोक्सिमल ट्यूबुलस हेल्थ में आपको मिलता है, ठीक है। इसमें फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस में आपको मोस्ट कॉमन जो होती है वो आपकी ब्लैक पीपल में होती है, एडल्ट्स में एसोसिएटेड विद एचआईवी और हीरोइन यूज की वजह से होती है। सिकल सेल डिजीज इसमें हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है। एफिकेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी आपको होती है, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी मोस्ट कॉमन का आपको सशेजियन एडल्ट में मिलता है, ठीक है। इसकी एसोसिएशन हेपेटाइटिस बी और सी के साथ भी होती है। एसएलई ड्रग्स एंड सिडोप्लाटिनमाइन में आप देख सकते हैं। स्पाइक डॉम लाइक अपीयरेंस में हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपको ट्रेमटाइक अपीयरेंस मिलती है। डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स मिलता है। टाइप 1 में आपके एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी होती है, टाइप 2 में एसोसिएटेड होती है C3 नेफ्रेटिक फैक्टर में, ठीक है। सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस में आपको अमाइलॉइड डिपॉजिट मिलते हैं। मैग्नीशियम में कॉन्गो रेड स्टेन आपको मिलता है एप्पल ग्रीन बेफ्रेंचेस में। डायबिटिक मेलाइटिस आपको जो होती है, इसमें आपको क्या चीज़ मिलती है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ किस्ट एंड विल्सन लीजन आपको मिलता है। स्क्लेरेशन ऑफ मैग्नीशियम मिलती है। सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस में आपको अमाइलॉइड डिपोजिशन मिलता है मेसेंचियम में। कॉन्गो रेड स्टेन मिलता है, जिसको एप्पल ग्रीन बेफ्रेंचेस मिलती है, ठीक है।
टाइप 1 जो होती है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो आपकी एसोसिएटेड होती है विद हेपेटाइटिस बी एंड सी। टाइप 2 जो होती है एसोसिएटेड होती है C3 नेफ्राइटिक फैक्टर के साथ। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होती है। विम्स ट्यूमर आपका जो होता है ये आपका नेफ्रोब्लास्टोमा भी इसको कहते हैं। एज 2 to 5 ईयर्स तक होती है। फ्लैंक पेन हेमोरेज पाल्पेबल फ्लैंक मैस होता है मैस, लेकिन आपका जो मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। विल्स जो ट्यूमर जो होता है वो सेवरल सिंड्रोम्स का भी पार्ट होता है। वैगर सिंड्रोम में आपको विल्स ट्यूमर होता है, ठीक है। एनाराइड होता है, एब्सेंस ऑफ वायरस होता है, जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होती है, WT1 जीन की डिलीशन होती है। आगे आपका अगर डेनिटल सिंड्रोम, इसमें आपको विल्स ट्यूमर होता है, डिफ्यूज मेलेंजियल सिक्रोलोसिस होता है और डिसजेनेसिस ऑफ गुनेटिज्म होता है, WT1 जीन की इसमें भी म्यूटेशन होती है। आगे बैकविथ सिंड्रोम, इसमें विल्स ट्यूमर होता है, एम्फेलोसिल होते हैं और ऑर्गेनोमेगाली होता है, न्यूरोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होती है और इसमें भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है। इसमें WT2 जीन की म्यूटेशन होती है। आगे रीनल सिस्ट डिसऑर्डर, इसमें आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आती है। ये आपको अडल्ट्स में प्रेजेंट होती है। म्यूटेशन PDK1 जीन की होती है क्रोमोसोम 16 में और म्यूटेशन PDK2 जीन होती है क्रोमोसोम में भी। इसकी एसोसिएशन आपको बैरियनिज्म के साथ होती है, माइटल वेव प्रोलैप्स के साथ होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, ये आपकी रिसेसिव इन्फेंट्स में होती है। इसमें म्यूटेशन होती है PKHD1 जीन में, ठीक है। और एसोसिएटेड होती है कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस के साथ, पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के साथ। आगे रीनल फार्माकोलॉजी, इसमें आपको मैनिटोल होता है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होती है, इसमें आपको इंक्रीज वाटर एक्सट्रैक्शन करती है। वायरस ऑस्मोटिक फ्रैक्चर, इसमें आपको ट्रीट होता है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। एसिटोजोलामाइड आपका कम कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर होता है। CO2 रीअब्जॉर्प्शन होती है इसमें, बायोकैनोप रीअब्जॉर्प्शन इसमें कम होती है, ठीक है। और मोर जो एसिटोजोलामाइड की वजह से आपको जो बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन कम होती है, ठीक है। मोर बाइकार्बोनेट्स आपके यूरिन में आते हैं, ठीक है। और ब्लड कम एसिडिक बन जाता है, ठीक है। यूरिन में कम अल्कलाइन बन जाती है, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस आप ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, अल्टीट्यूड सिकनेस में यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाता है, कैल्शियम फॉस्फेट्स किडनी स्टोन्स करवाता है, प्रेसिजिया करवा सकता है, सल्फर एनर्जी भी इसी वजह से होती है। और ये टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी करवा सकता है। आगे आपके लूप डाययूरेटिक्स में आपके ड्रग्स से नियमित हैं, फुरासिमाइड, बुटानमाइड, टोसिनामाइड ये आपकी होती हैं। वर्स ठीक है सेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग में काम करते हैं। सल्फोनामाइड लूप डाययूरेटिक्स ये आपके ब्लॉक करते हैं NKCT2 ट्रांसपोर्टर्स को, ठीक है। और इसमें क्लिनिकल यूज में आपको पल्मोनरी एडिमा आ सकता है, हाइपरटेंशन आ सकती है, हाइपोक्लेमिया आ सकता है, हार्ट रहता है। एडवर्स इफेक्ट्स में आपको ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, सल्फर एलर्जी हो सकती है, गाउट हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, गाउट हो सकता है। नॉन सल्फामाइड ग्रुप डाययूरेटिक्स में आपको रेथ्राइनिक एसिड आता है, ये आपका सल्फर ग्रुप ड्रग नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल यूज इन पेशेंट जिनको सल्फर ड्रग से एलर्जी हो। एडवर्स इफेक्ट ये आपका मोर ऑटोटॉक्सिक होता है देन सल्फर ड्रग से। आगे आपका आ गया थायजाइड डाययूरेटिक, इसमें ड्रग्स हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होते हैं, क्लोरोथायोडोन होता है और मेटालाजोन होता है। वर्क से आपका डिस्टल कन्वर्टर के साथ करता है। ब्रोक्सेनल सेल रिप्लेशन में होती है, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्लिनिकल यूज में आपको हाइपरटेंशन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होती है। एडवर्स इफेक्ट में आपको हाइपोजुरेसिमिया होता है, आपको गाउट होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरलिपिडेमिया होता है, ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स में आपको ड्रग्स होती है, स्पाइनोलेक्टोन होता है, अमाइलोराइड होती है, डेमाटोनिन होती है, एपिलेरोन होता है, वर्क्स ऑन द कोलेक्ट्रिब्यूल होता है। और इसमें आपको स्पाइनोलेक्टोन एपिलेरोन जो होती है वो आपके जो होते हैं ब्लॉक रिसेप्टर्स ब्लॉक करते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को, ठीक है। अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रोन जो कहती हैं वो आपके ब्लॉक्स करते हैं कैल्शियम सोडियम चैनल्स को। क्लिनिकल इसमें यूज में हेपेटिक एक्साइटिस होती है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, एडवर्स इफेक्ट में आपको स्पाइनोलेक्टोन होता है और गायनेकोमेस एडवर्स इफेक्ट स्पाइनोलेक्टोन में आपका जो गायनेकोमेस्टी आता है, ठीक है। और इसमें आपको जो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है। एसी इनहिबिटर्स में ड्रग्स कैप्टोप्रिल, एनोप्रिल, लिसनोप्रिल आती है। एसी इनहिबिशन एंजियोटेंसिन एंजाइम जो होता है वो ये कन्वर्ट नहीं होता एंजियोटेंसिन 2 में, ये आपको डायलेट करता है फ्रंट आर्टरी को। क्लिनिकल यूज में हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया नेफ्रोपैथी में काम आते हैं। एडवर्स इफेक्ट में कैच होता है, कफ, एंजियोडेमा, टायरोडोजन, क्रिएटिन इंक्रीज होती है, हाइपोक्लेमिया और हाइपोटेंशन होती है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आपकी आर्ब्स आती है, लोसर्टन, वालसर्टन, ये आपको ब्लॉक होता है बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2 to 81 रिसेप्टर्स, ये आपका इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज नहीं करते, ठीक है। क्लिनिकल यूज हाइपरटेंशन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, साइड इफेक्ट्स हाइपोक्लेमिया, हाइपोटेंशन होती है, ठीक है। एल्सकाइरिन आपका जो होता है डायरेक्ट रनिंग ब्लॉकर होता है, ठीक है। ब्लॉक करता है कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन एंजाइम टू एंजियोटेंसिन 1 को। क्लिनिकल यूज हाइपरटेंशन, साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन, हाइपोक्लेमिया और एंजियोडेमा। कॉन्ट्राइंडिकेटेड आप प्रेगनेंसी में करते हो और कॉन्ट्राइंडिकेटेड ये आपके कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, और ये ARBs और AC के साथ भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। और एंजियोटेंसिन 2 आप देते हैं जिनमें आप AC इनहिबिटर्स आप नहीं दे सकते उनमें, क्योंकि AC इनहिबिटर्स ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज करता है, उसकी वजह से आपको कफ होती है। एंजियोटेंसिन 2 में आपको कफ नहीं होती, ठीक है। तो जिन पेशेंट में कफ होती है उनमें हम एंजियोटेंसिन 2 और साम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी फार्माकोलॉजी होगी।